नमस्कार बच्चों। विज्ञान की वर्चुअल क्लास में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलटिकरा पनियरा महाराजगंज से मैं चंद्रेश्वरी पांडे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि उत्सर्जन है क्या। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में हमने पाचन और श्वसन का अध्ययन किया। पाचन में आपने देखा कि जो भी भोजन हमने किया वह सरलीकृत हुआ और रक्त में अवशोषित कर लिया गया। जो भी अवशेष बचा उसे गुदाद्वार द्वारा या एनस द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया गया। आपने देखा कि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कोशिकीय श्वसन से, जिसे फेफड़े निष्कासित कर देते हैं। हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं चलती रहती हैं जिनके अंतर्गत बहुत से अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं। ये गैसीय हो सकते हैं, तरल हो सकते हैं या ठोस हो सकते हैं। जैसे गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन फेफड़ों द्वारा किया जाता है, ठोस अपशिष्ट का निष्कासन एनस द्वारा किया जाता है और तरल का निष्कासन उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किया जाता है। आइए उत्सर्जन के बारे में और जानते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। वर्ज्य पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका हमारे शरीर में उपयोग ना हो और जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, उनको निष्कासित करना आवश्यक होगा। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा यह कार्य किया जाता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। आइए देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। निम्न जो जंतु होते हैं जैसे अमीबा, इसके अंदर कोई विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता उत्सर्जन के लिए। यहाँ पे आप देखिए, फूड पार्टिकल या खाद्य पदार्थ अंदर आया और इसका पाचन हुआ और जो अपशिष्ट पदार्थ बना उसे कोशिका से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसे जैसे हम और ऊपर की ओर जाते हैं और हायर जीवों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के जीवों में कैसे अंग पाए जाते हैं। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा उत्सर्जन होता है। स्पॉन्ज में ऑस्कुलम या मुखद्वार के द्वारा, हाइड्रा में ओरल ओपनिंग या मुखद्वार से, फैशियोला में ज्वाला कोशिकाओं से, केंचुए में नेफ्रीडिया होते हैं, कॉकरोच में मैलपीगियन ट्यूब्यूल होती है जिससे उत्सर्जन होता है, प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड होती है, मनुष्य में वृक्क या नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन वृक्क का ही एक भाग है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हमने देखा बच्चों कि जैसे जैसे हम हायर जीवों की तरफ बढ़ते हैं उनमें विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जिनसे उत्सर्जन होता है। मनुष्य हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, उसमें उत्सर्जन के लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम पाया जाता है, पूर्ण विकसित तंत्र पाया जाता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आइए जानते हैं कि मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होते हैं। ये वृक्क ही उत्सर्जी अंग होते हैं जो उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं और इनके ऊपर एक अंतःस्रावी ग्रंथि लगी होती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी या यूरेटर होती है। यहाँ पर आप देखिए, हर वृक्क से एक पतली सी नली निकली हुई है जो वृक्क से यूरिन को ब्लैडर या मूत्राशय तक लाती है। एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये हुआ मनुष्य का उत्सर्जन या उत्सर्जी तंत्र। आइए देखते हैं ये किस प्रकार स्थित होते हैं। आइए देखते हैं कि वृक्क या किडनी किस प्रकार कहाँ स्थित होती है। तो ये हमारे उदर गुहा का भाग है। उदर गुहा के ऊपर वक्ष गुहा में आप जानते हैं आपका फेफड़ा, हृदय, ये सब कुछ स्थित रहता है।
और उदर गुहा में हमारा पाचन तंत्र, हमारा उत्सर्जन तंत्र उपस्थित होता है। पाचन तंत्र के कुछ भाग को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत को आप हटा दीजिए तो ये फिर अंदर दिख रही है छोटी आंत। इसे भी अगर हम हटा दें तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है, जिसमें सेम के बीज के आकार के 2 वृक्क हैं, 1 और 2। लाल कलर से जो दिखाई दे रही है ये महाधमनी है, जो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पहुंचाती है। नीली जो दिखाई दे रही है ये महाशिरा है, जो अशुद्ध रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को ले जाती है। ये है यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। और ये यूरेटर हैं 2 जो पिंक कलर के दिख रहे हैं, दोनों किडनी से निकले हुए 2 यूरेटर या मूत्र वाहिनियाँ हैं। तो ये हुई आपके उत्सर्जन तंत्र की संरचना। अब आइए वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। बच्चों, वृक्क का आकार सेम के बीज के आकार की तरह होता है। जैसे सेम का बीज होता है ठीक उसी तरह वृक्क का जो बाहरी किनारा है ये उत्तल है, और भीतरी किनारा अंदर की तरफ जो है ये अवतल होता है। अवतल धसे भाग को हाइलम कहते हैं। ये धसा हुआ भाग है, इसे क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। इससे हाइलम से ही यूरेटर निकलता है, ये नली जो यूरिन को पास आउट करती है या ले जाती है। यहीं से रीनल या वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिरा या रीनल शिरा निकलती है। खड़ी काट में हम इसे देखें तो आंतरिक संरचना हम देख सकते हैं। यहाँ हाइलम के मध्य में कीप के समान एक रचना है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। ये देखिए कीप के जैसे कुप्पी होती है कीप, उसकी तरह संरचना, इसे क्या हम कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। वृक्क का 2 भाग होता है। बाहरी जो भाग होता है वो हल्का बैंगनी रंग का होता है और इसे परिधीय भाग या रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। भीतरी भाग थोड़ा गहरे रंग का होता है और मेडुला कहलाता है। प्रत्येक वृक्क में लाखों सूक्ष्म और लंबी कुंडलित वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होती हैं। ये जो वृक्क नलिका है, जैसा आपने देखा था श्वसन में, वह स्थान जहाँ से गैसीय आदान प्रदान होता है वो एल्वियोलस था, जहाँ से गैसीय आदान प्रदान होता है। तो सूक्ष्मतम इकाई फेफड़े की वो थी। यहाँ पे इस किडनी या वृक्क की सूक्ष्मतम इकाई है नेफ्रॉन। तो प्रत्येक वृक्क में लाखों की संख्या में छोटी छोटी छन्नियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्क नलिका कहते हैं। आइए एक नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करते हैं, देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। प्रत्येक वृक्क नलिका के 2 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है बोमेन संपुट और दूसरा होता है स्त्रावी नलिका। ये पूरी जो नलिका है ये पूरी स्त्रावी नलिका है। आइए देखते हैं बोमेन संपुट। प्रत्येक जो वृक्क नलिका है, वृक्क के वल्कीय भाग में एक प्याली नुमा, जैसी प्याली होती है, इस तरह की संरचना बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है। इसके गर्त में, ये जो गर्त है, जो गड्ढा है, इसमें रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है। एक गुच्छे जैसे रुधिर केशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं, जिसे केशिका गुच्छ, यहाँ पर कोशिका गुच्छ लिखा है, इसे आप सही कर लें, ये केशिका गुच्छ है। केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। और बोमेन संपुट, ये वाला भाग जो कप जैसा है, और ये ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मैल्पीघी कार्पसल। आइए आगे चलते हैं बच्चों और जानते हैं इसके और भागों के बारे में। स्त्रावी नलिका का पहला भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो नलिका जो पास में है इसे समीपस्थ बोलते हैं, और ये जो दूर है इसे दूरस्थ बोलते हैं। तो पहले समीपस्थ कुंडलित नलिका। बोमेन संपुट को छोड़कर नलिका के शेष भाग को स्त्रावी नलिका कहते हैं। मैंने बताया ये पूरी भाग स्त्रावी नलिका है। अब
बोमेन संपुट की ग्रीवा से जुड़ी कुछ मोटी और छोटी नलिका, ये भाग, ये क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। फिर यहाँ पर आप यू के आकार की एक नलिका देख रहे हैं, बीच में देखिए, ये पतली यू आकृति की नली है जिसकी अवरोही भुजा, अवरोही मतलब जो नीचे आ रही है, ये भुजा समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी है, और आरोही भुजा जो ऊपर की ओर जा रही है, ये किससे जुड़ी है? दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी हुई है। अब अगला है दूरस्थ कुंडलित नलिका। यह भाग, ये भी समीपस्थ कुंडलित नलिका की तरह मोटी और छोटी नलिका है जो सीधा संग्रह नलिका में खुलती है। ये जो मोटी नलिका आपको दिखाई दे रही है, ये संग्रह नलिका है, और दूरस्थ कुंडलित नलिका सीधे यूरिन को इस संग्रह नलिका में भेज देती है। तो ये हुई नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना। आइए अब जानते हैं कि यूरिन का निर्माण किस प्रकार होता है। इस प्रक्रिया में 3 पद होते हैं। पहला परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा चयनात्मक पुनर्अवशोषण या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्त्रावण या सेक्रेशन। सबसे पहले परानिस्यंदन। यहाँ पर अपवाही धमनिका अभिवाही धमनिका से काफ़ी पतली होती है। यहाँ पर देखिए, अपवाही जो रक्त को ला रही है और अभिवाही जो रक्त को ले जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो अपवाही धमनिका है, ये वाली जो रक्त को ला रही है, ये इससे काफ़ी मोटी है। इससे क्या होता है, ग्लोमेरुलस में या बोमेन संपुट में अत्यधिक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे यह जो रक्त इस ग्लोमेरुलस में बह रहा है, इसका 20% अंश छन कर बाहर बोमेन संपुट में आ जाता है, और ग्लोमेरुलस से आया है इसलिए इसे ग्लोमेरुलर निस्यंद कहते हैं, और ये प्रक्रिया परानिस्यंदन कहलाती है। छानने की प्रक्रिया उसी तरह होती है जिस तरह हम चाय छानते हैं छन्नी से, स्ट्रेनर से। तो जब हम चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो अनावश्यक या वर्ज्य पदार्थ है उसके साथ जल या जो भी चीज़ें इस बैरियर को पार कर सकती हैं, वो पार होके ग्लोमेरुलर निस्यंद के रूप में बोमेन संपुट के अंदर आ जाती हैं, और यह प्रक्रिया परानिस्यंदन कहलाती है। दूसरी है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। यहाँ पर आप देखिए, अब जो 20% तरल छन के आ तो गया, लेकिन उसमें क्या है, कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन के आ गए। क्यों? क्योंकि वो छोटे थे। जैसे छन्नी से आप चाय छानते हैं तो चाय छन के चली आई पूरी, तो जल, ग्लूकोज, लवण आदि कुछ ऐसे पदार्थ भी चले गए जिसकी शरीर को आवश्यकता है, जो हानिकारक नहीं है। तो शरीर उसका लॉस तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो क्या होता है, अब इन आवश्यक पदार्थों को अवशोषित किया जाता है। कहाँ से? स्त्रावी नलिका से रीनल शिरा में इसको फिर से अवशोषित कर लिया जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्अवशोषण या चयनात्मक पुनर्अवशोषण या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है बच्चों, 180 लीटर जब ग्लोमेरुलर निस्यंद होता है तो उससे लगभग 1.45 लीटर यूरिन निर्मित होता है। तो सोचिए कितना अंतर है, कितना पुनर्अवशोषण होता है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है स्त्रावण। समीपस्थ कुंडलित नलिका की दीवार की जो एपिथेलियमी कोशिकाएं होती हैं, वल्कीय ऊतक द्रव्य के माध्यम से परिनलिका जाल की रक्त केशिकाओं के रक्त से कुछ पदार्थों को ग्रहण करके चेष्ट आवागमन द्वारा निस्यंद में मुक्त करती हैं, उसे स्त्रवण कहते हैं। स्त्रवण उन पदार्थों का होता है जैसे यूरिक अम्ल, रंगा पदार्थ या डाई, जो ग्लोमेरुलर निस्यंद में छन नहीं पाते। ऐसे जो पदार्थ किडनी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं या किडनी के कोशिकाओं के आसपास रहते हैं, उनको
इस श्रवण के द्वारा निस्यंद में मुक्त कर दिया जाता है, जिससे वो शरीर के बाहर निकाले जा सके। और इस प्रकार यूरिन संग्राही नलिका के द्वारा, ये जो संग्राही नलिका है इसमें एकत्र होता है और यूरेटरों के द्वारा सभी जो नेफ्रॉन या वृक्काणु हैं वो सभी इस संग्राही नलिका में डालेंगे यूरिन को, और ये संग्राही नलिका यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाएगी यूरिन को, किसके द्वारा? यूरेटरों के द्वारा, जहाँ से समय समय पर इसे शरीर से त्याग दिया जाता है। तो ये हुआ यूरिन का निर्माण। आइए जानते हैं उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। शरीर से किस वर्ज्य पदार्थ का उत्सर्जन होता है, इसके अनुसार उत्सर्जन निम्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला, जब अमोनिया का उत्सर्जन होता है शरीर से, इसे बोलते हैं अमोनोटेलिस्म। जैसे ये जलीय जीवों में होता है। जलीय जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया अत्यंत हानिकारक है, परंतु जलीय है तो जल ढेर सारा है, तुरंत यह तनुकृत हो जाता है और इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जब यूरिया का उत्सर्जन होता है शरीर से तो इसे बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। जैसे मानव, यहाँ पर मानव में भी अमोनिया होती है जो यकृत या लीवर के द्वारा यूरिया में परिवर्तित की जाती है और तब उसका निष्कासन शरीर से किया जाता है। उदाहरण मानव है होमोसेपियंस। तीसरा, जब यूरिक अम्ल का निष्कासन होता है तो इसे बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। इसमें पेलेट्स या पेस्ट, सफ़ेद पेस्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। ऐसे जीव यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। यूरिक अम्ल पानी में ज़्यादा घुलनशील नहीं है और इस कारण इस प्रकार के उत्सर्जन में पानी की बचत होती है। किस में होता है? सरीसृपों में और पक्षी में। पक्षी की बीट में आपने अवश्य देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ होता है पेस्टनुमा, वो क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। चौथा है, जब अमीनो अम्ल का उत्सर्जन होता है तो इसे बोलते हैं अमीनोटेलिज्म। जैसे मोलस्क में। जब ग्वानिन का उत्सर्जन होता है तो उसके बोलते हैं ग्वानोटेलिज्म। जैसे मकड़ी में। हमारे शरीर में कुछ अन्य उत्सर्जी अंग भी हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं यकृत। यकृत सीधे सीधे उत्सर्जन में भाग नहीं लेता, लेकिन ये मुख्य भूमिका निभाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती है अमोनिया। अमोनिया प्रोड्यूस होती है जो ज़्यादा हानिकारक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़कर ये बना देता है यूरिया, जो कम हानिकारक पदार्थ है, और फिर इसका उत्सर्जन या निष्कासन किया जाता है। दूसरा काम ये क्या करता है? जो जैसा आप जानते हैं कि हमारे शरीर के रक्त में आरबीसी पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन होता है मृतक आरबीसीज में, उसका विखंडन होता है यकृत में और बनते हैं पित्तवर्णक। पित्तवर्णक आ जाते हैं पित्तरस में और उत्सर्जी पदार्थों के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये हुई यकृत की भूमिका। दूसरा हम देखते हैं हमारी त्वचा। हमारी त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पसीने वाली ग्रंथियाँ, जिससे जल, लवण और कुछ मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन होता है। तीसरा है फेफड़े। रुधिर में घुलित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो श्वसन के द्वारा निर्मित होती है, उसका निष्कासन फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे शरीर के कुछ अन्य उत्सर्जी अंग थे। आइए जानते हैं पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है।
पादप उत्सर्जन के लिए जंतु से एकदम अलग युक्तियाँ प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनती है वो भी अपशिष्ट पदार्थ कही जा सकती है। उसे पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उससे बाहर निकाला जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को स्टोमेटा के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। अगर पौधों में अतिरिक्त जल आ गया है तो इससे वो वाष्पोत्सर्जन नामक क्रिया के द्वारा छुटकारा पाते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक जो होते हैं मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप, जैसे आपने देखा होगा कि पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं, तो क्या करते हैं पौधे, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें पत्तियों में इकट्ठा करते हैं और पतझड़ के समय निकल जाती हैं। इस प्रकार से वो छुटकारा पा लेते हैं। ब्लैक मैंग्रोव में नमक की अधिकता होती है, तो नमक के कण वहाँ पत्तियों पर इस प्रकार निर्गत कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद है जैसे रेजिन, गोंद या लैटेक्स का बनना, ये सभी जो है अपशिष्ट पदार्थ हैं जो पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। जल का उत्सर्जन गठेशन नामक प्रक्रिया के द्वारा भी हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पादपों में कोई विशिष्ट उत्सर्जन तंत्र या कोई अंग नहीं पाया जाता। ये विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अपने उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाते हैं। तो ये हुआ उत्सर्जन प्रक्रम के बारे में। इसके बाद हम इस पाठ से संबंधित पाठगत प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।